नमस्कार दोस्तों। आज की हर भारतीय स्त्री जब अपने आप को आधुनिक शिक्षित होने पर गर्व करेगी, तब उसे सावित्रीबाई फुले को स्मरण करना ही पड़ेगा। उसे यह समझना ही पड़ेगा कि कैसे एक महिला ने मनुवादी विचारों को ठोकर मारते हुए इस अवधारणा को बदल दिया कि ज्ञान पर केवल मनुवादी पुरुषों का अधिकार है। इस लिहाज से देखें तो यह कहना गैर वाजिब नहीं कि यदि भारत में स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है तो वह सावित्रीबाई फुले की क्रांति ही है। जब हम भारतीय समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो सावित्रीबाई फुले का जीवन काल 3 जनवरी 1831 से लेकर 10 मार्च 1897 एक मानक खंड के रूप में सामने आता है। इस कालखंड के पहले मध्यकाल में बेशक मीराबाई का नाम आता है, लेकिन उनकी पूरी जद्दोजहद व्यक्तिगत आराधना तक सीमित रही। उन्होंने सावित्रीबाई फुले की तरह भौतिक रूप से समाज में संघर्ष नहीं किया, लेकिन मीराबाई की गणना केवल मध्यकाल के साहित्यकारों में की जाती है, जबकि दूसरी ओर सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला के रूप में सामने आती हैं जिन्होंने भले ही अध्यात्म के क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल न की हो, लेकिन महिलाओं के शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। 19वीं सदी का दौर एक ऐसा दौर था जब भारत में अंग्रेजी शासन भारत के सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया में जुट गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने महाराष्ट्र में फुले दंपति द्वारा किए जा रहे प्रयासों को संज्ञान में लिया था। इस आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले ने 19वीं शताब्दी में नारी मुक्ति की लड़ाई लड़ी। आगे उन्होंने अपने संघर्ष यात्रा को सामाजिक न्याय से भी जोड़ा। स्त्रियों के लिए भारतीय समाज हमेशा सख्त रहा है। इसके जातिगत तानेबानों ने स्त्रियों को दोहरे बंदिशों में जकड़ रखा था। उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। स्वयं सावित्रीबाई फुले को भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। केवल 9 वर्ष की आयु में सन 1840 में उनकी शादी ज्योतिबा फुले से कर दी गई थी। यह बाल विवाह था। ज्योतिबा फुले स्वयं केवल 13 साल के थे, लेकिन ज्योतिबा फुले क्रांतिकारी विचारों वाले थे। वे शिक्षा का महत्व समझते थे। सावित्रीबाई फुले उनकी सहयोगिनी बनी। यदि हम दोनों को एक दूसरे की प्रेरणा कहे तो अति सहयोगित नहीं है। वह पहली दलित बहुजन भारतीय महिला रही जिन्होंने पारंपरिक व्यवस्था को हाशिए पर रखकर सामाजिक जीवन को अंगीकार किया। जब उन्होंने 1848 में इस दंपति ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, तब भले ही यह आज के हिसाब से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि महसूस हो, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि कोई भी स्त्री पितृसत्ता को चुनौती देकर महिलाओं को अशिक्षित बनाए रखने की परंपरा के खिलाफ जाकर एक पहल कर रही थी। वह महिलाओं को बता रही थी कि उनका भी अपना सामाजिक जीवन है। वह शिक्षा के महत्व से महिलाओं को परिचित करा रही थी और इसके साथ ही उन्हें मानवाधिकारों के बारे में सजग बना रही थी। फुले दंपति ने एक के बाद एक 18 बालिका स्कूल खोले, जो कि हजारों सालों के इतिहास में पहली बार हुआ था। सावित्रीबाई फुले की सलाह पर ज्योतिबा फुले ने मजदूर और कामगारों के लिए भी रात्रि स्कूल और पौड स्कूल खोले, ताकि दलित बहुजन पुरुष भी शिक्षा का महत्व समझें। उनके इस संघर्ष ने यह संदेश दिया कि सदियों से जारी ब्राह्मणवादी गुलामी को समाप्त किया जा सकता है। उनके प्रयासों को मौजूदा परिवेश के सापेक्ष भी देखा जाना चाहिए कि आज किस तरह से गरीबों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है। साथ ही यह भी कि आज के शैक्षिक संस्थान में किस तरह का जातिगत भेदभाव व्याप्त है, जिसके कारण बड़ी संख्या में दलित बहुजन युवा हताश के शिकार हो रहे हैं। रोहित वेमुला की खुदकुशी इस तरह के जातिगत भेदभाव के रूप में सामने आया। सावित्रीबाई फुले दूरदर्शी क्रांतिकारी थी। वे महिलाओं के समाज को समझती थी और इसलिए उन्होंने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोले। इन गृहों में विधवा महिलाएं जो बलात्कार या छल प्रपंच के कारण गर्भवती हो जाती थी,
उन्हें बच्चा जन्मने की सुविधा दी जाती थी। उनकी पहचान गुप्त रखी जाती थी ताकि वे समाज में सम्मान के साथ जी सके। सावित्रीबाई फूले विधवा विवाह को महत्वपूर्ण मानती थी तथा इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही थी। इसी क्रम में 25 जुलाई 1859 को भारत में विधवा विवाह के लिए कानून बनाए गए। आज के संदर्भ में यदि हम सावित्रीबाई फूले के क्रांतिकारी विचारों एवं उनके व्यवहारों का आंकलन करें तो हम पाते हैं कि आज भी हमारे सामने एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या हम आज ऐसी किसी संस्था की कल्पना कर सकते हैं जहां इस अंतर्जातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह करने वाले युगलों की सुरक्षा मिल सके। एकल महिलाओं का सवाल तो आज भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल 1890 में ज्योतिबा राव फूले के निधन के बाद भी सावित्रीबाई फूले ने धीरज नहीं खोया। उन्होंने सत्यशोधक समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में उसके कार्यों और संकल्पों को गति दी। साथ ही उन्होंने मराठी में उल्लेखनीय लेखन कार्य किया। वह निश्चित तौर पर मराठी भाषा की पहली कवयित्री थी जिन्होंने महिलाओं की जागृति के लिए उन्होंने सामाजिक जीवन में लाने के लिए कविताएं रची। उनके जीवन संघर्ष को भारतीय समाज में स्त्री विमर्श का पहला अध्याय अवश्य माना जाना चाहिए, जिसमें नारी मुक्ति के विभिन्न आयाम ठोस रूप में शामिल थे। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि आज की महिला इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद रूढ़िवादी विचारधारा को ढोने में गर्व महसूस करती है। उन्हें अपने अधिकारों को जानने से ज़्यादा रूढ़िवादी परंपरा को जानने और उसे करने में मज़ा आता है। अभी वक्त है, संभल जाओ। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।